क्या है ये 12 कदमों की उपचार पद्धति और क्या ये किसी व्यक्ति को नशा मुक्त जीवन जीने में मदद कर सकती है? सुना है, कहा तो यही जाता है जीवन के 12 कदम। तो कितनी सच्चाई है इस बात में? ऐसे कई तरह के सवाल आए दिन मैंने देखा है, मेरे समक्ष आते रहते हैं उपचाराधीन व्यक्तियों द्वारा भी, और कई इंक्वायरीज जब आती हैं उसमें भी फैमिली पूछती है। स्वाभाविक बात है, क्योंकि अब तक वो बाह्य साधन द्वारा अपने प्रयासों में इतना विफल हो गए हैं, तो ये स्वाभाविक सी बात है कि ये सवाल मन और मस्तिष्क में आना। क्या होगा, क्या हो सकता है इन 12 कदमों की उपचार पद्धति से? जानकारी का होना ज़रूरी है, क्योंकि जानकारी होने से ही जागरूकता आती है, और जागरूकता होगी तो बहुत संभव है कि एक नशे से पीड़ित व्यक्ति जो इतना लंबे समय से नशेपन की पीड़ा को झेल रहा है, और उसके साथ साथ उसका परिवार भी, तो उसको निकाल पाना संभव होगा। तो मैं बताता हूँ क्यों जीवन के लिए 12 कदम ज़रूरी कहे जाते हैं उस व्यक्ति के लिए जो जाने अनजाने में नशे में ट्रैप होकर अपनी ज़िंदगी को एक विनाश की तरफ ले जाता जा रहा है। 12 कदमों की उपचार पद्धति में जो पहला कदम है वो बहुत गहराई से चिंतन कराता है इस बात का, जो नशे के साथ बिताया गया समय है। तो उसमें समझ आता है चिंतन के बाद कि फर्स्ट डे से लेकर अब तक अगर देखें तो एक प्रोग्रेस हुई है उसके नशे के को इस्तेमाल करने के तरीके में ना, एक प्रोग्रेस हुई है ना, इसीलिए इसे प्रोग्रेसिव डिजीज़ भी कहा जाता है। और उसके साथ साथ उसका इफ़ेक्ट क्या आया उसकी फैमिली लाइफ पर ना, सेल्फ पर, फैमिली लाइफ पर, कैरियर पर, सोसाइटी में क्या इफ़ेक्ट आए हैं ना, ये पहले कदम के माध्यम से पता लग जाता है। अनमैनेजेबिलिटी भी और पावरलेसनेस भी। जाहिर सी बात है, निराशा आना स्वाभाविक है, तो दूसरा कदम उस निराशा से निकालने के लिए विश्वास का एक जन्म करता है उस व्यक्ति के अंदर ना, जो उसके थेरेपी के अंतर्गत उन कदमों को जी रहा होता है। इसी तरह से विश्वास के बाद उसे ये दिखता है कि बहुत जीवन अच्छा था, तो ऐसा क्या हुआ, तो उसे नज़र आता है कि उसकी सोच जैसे ही नकारात्मक दिशा की ओर गई, नकारात्मक आकर्षण की वजह से, तो एक लंबे समय तक उसने एक नकारात्मक शैली में एक जीवन जिया। लेकिन उसके बाद जब सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था, तो जाने अनजाने में नशे में ट्रैप हो गया। उसके बाद पता लगता है उसे ना इस चीज़ का, और उसे दिखता है कि मेरे कर्मों में, व्यवहारों में किस तरह से बदलाव आया, यानी सोच में बदलाव आया, जीवन शैली में बदलाव आया, कर्म बदलते चले गए, नशे में डूबता चला गया। अब चौथा कदम उसे दिखाता है कि उसके अंदर क्या क्या कैरेक्टर डिफेक्ट्स आ गए हैं, जिसने उसकी पर्सनालिटी के डेवलपमेंट को रोक दिया है। वो दिखाता है बारीकी से ना, और वो देखता भी है, क्योंकि उसे दिखता है कि कुछ चीज़ें तो ऐसी थी जो यूनिवर्सल ट्रुथ है कि होती है, काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, लेकिन कुछ सिचुएशनल उसके अंदर आ गई हैं। तो वो देखता है, पहले आइडेंटिफाई करेगा किसी चीज़ को, जब भी तो उससे निजात पाने के लिए प्रयास करेगा। उसके बाद उसे दिखता है कि अब मुझे हेल्प की ज़रूरत है, तो वो फेलोशिप में ही तलाश लेता है ऐसे व्यक्ति को जो उसकी फेलोशिप में एक मदद कर सकता है बेहतर ना। 5वां कदम, एक अन्य व्यक्ति के साथ शेयर करता है अपने दिल की बात को ना। 6ठे 7वें कदम में, 5वें कदम में जो सपोर्ट मिली है उसे सक्षम बनाती है अपने चरित्र की कमियों को देखने के लिए ना, क्योंकि अंदरूनी बदलाव ज़रूरी है ना। जब तक मेरे चरित्र में कमियां रहेंगी, और तो अंदरूनी बदलाव कैसे संभव होगा, पर्सनालिटी को कैसे डेवलपमेंट किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। फिर उसी के व्यवहारों की वजह से उसकी लाइफ में ये डिस्टर्बेंस आई है रिलेशन में। जब 6ठे 7वें कदम को समझ लेता है, तो उसे तैयार कर पाता है अपने आप को एक व्यक्ति 8वें 9वें कदम की प्रक्रिया करने को, यानी कि अमेंडमेंट। जिनको जाने अनजाने में ही सही मानसिक उत्पीड़न किया है, भावनात्मक क्षतियाँ पहुँचाई हैं, वो तैयार कर लेता है अपने आप को ना। एक इच्छुकता आ जाती है क्षमा याचना करने की, इसमें एक
एक स्वाभिमान एक जागृत हो जाता है, वो अब नीचा नहीं महसूस करता है क्षमा मांगने में, ये आ जाती है उसके अंदर में। अभी 8वें-9वें कदम के बाद एक इंसान है, जीवन भर गलतियां कर सकता है, गलतियां होगी, लेकिन 10वां कदम रिकवरी की मेंटेनेंस के लिए कहता है कि जब हम गलत होंगे अब कबूल करेंगे विदाउट एनी जस्टिफिकेशन, कोई डिनाइल मोड में नहीं जाएंगे, गलत हैं तो गलत हैं, तो जस्टिफाई नहीं करेंगे, ब्लेमिंग नहीं करेंगे, कोई तर्क वितर्क नहीं करेंगे, गलत हैं तो गलत हैं, क्योंकि अभी अतीत की कमियां के जो परिणाम झेल रहे हैं उसी का बोझ कम नहीं हुआ है, तो वर्तमान में तो सुरक्षित ही रहना चाहेंगे। फिर 11वां कदम में मदद ये बात की मिलती है कि यदि कभी भ्रम की स्थिति आए या जीवन में ऐसा लगने लगे कि मेरी प्रोग्रेस रुक रही है, एक निराशा घेर ले, तो प्रार्थना और ध्यान। प्रार्थना के द्वारा हम संपर्क बनाते हैं विश्वास के साथ कि कोई है जो हमें सुनता है, और सेल्फ टॉक भी यहीं पर ही होती है, एक अंतरात्मा की आवाज़ सुनते हैं, कुछ ठहराव भी आता है, कुछ क्षण हम अपनी विचारिक प्रक्रिया को रोक कर एक सरेंडर जो किया है हायर पावर पर, यानी अपने विश्वास के ईश्वर पर प्रार्थना करते हैं और ध्यान में सुनते हैं कि क्या है उसका मार्गदर्शन, बढ़ने में मदद मिलती है। इसी तरह से जैसे जीवन में जीना सीखा हूँ, इस जीवन को कैरी करना है मुझे, अब कैरी करना है, प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिकल लाइफ भी तो जीनी होगी मुझे, समझाऊँ तो अब मेरे मन में जज्बात रहते हैं, ऐसे जज्बा लेकर रहता हूँ, मन में ऐसी भावनाएं रहती हैं हर उस व्यक्ति के लिए जो अभी इससे निकलने के लिए संघर्ष कर रहा है ना, हर पीड़ित के लिए जिसका परिवार उसके इस संघर्ष में साथ तो दे रहा है लेकिन निराशा मिल रही है, तो उस तक पहुँचने की कोशिश होती है या वो हम तक पहुँचते हैं, तो उसके दर्द से निकालने के लिए जो तरीके हमने सीखे थे, जिसको अप्लाई किया और हम दर्द से निकले हैं, उस पर अप्लाई करते हैं ना, तो कैरी करना इस तरह से होता है। और वैसे भी कहा गया है कि 12 कदमों की उपचार पद्धति तो एक ऐसी जीवन बीमा पॉलिसी है जिसका प्रीमियम हमें रोज़ाना अपनी आपको शेयर करके भरना होगा ना, जो भी मन में मनोभाव आते हैं, विचार आ रहे हैं, दिन भर की एक्टिविटी हमें शेयर करना होगा ना, उचित माध्यम तक पहुंचनी होगी चाहिए हमारी बात में, परिवार के बड़े सदस्यों से करनी चाहिए इस तरह की बात में। तो जब हम ये पूरे 12 कदम को अप्लाई करते हैं, सीखने समझने से ज़्यादा ये जीने का कार्यक्रम है ना, जब इसे जीते हैं तो वास्तव में जीते हैं। तो इसी तरह से आपके जो भी सवाल आएंगे समय समय पर, जिस तरह की आपकी जिज्ञासाएं होंगी, मैं कोशिश करूंगा आपकी जिज्ञासाओं से आपको निकाल कर एक जीवन को बेहतर दिशा देने की। तो आज के लिए आप सभी का हार्दिक आभार और अभिनंदन।